हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं कुछ सेट ऑफ एमसीक्यूज फॉर बिजनेस स्टडीज। दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, वन मार्कर्स करेंगे। सो 2024 जो हमारा बोर्ड का पेपर था, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वन मार्कर्स, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, एक केस स्टडी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी। तो केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर केस पढ़ेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला है, एज टाइम पास्ड, वोवा वॉच कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग एंटरप्राइज टू अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ रवि कुमार। तो हमें लीडरशिप स्टाइल बताना है रवि कुमार का। तो लीडरशिप स्टाइल में तीन ही स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। देखो देखते हैं, इसमें लिखा है, फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस रवि कुमार टुक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्ट्रगलिंग वोवा वॉच कंपनी इन जनवरी 2020। सो रवि कुमार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया एक पर्टिकुलर कंपनी का। As soon as he joined, he tried to find out the reason for the company not doing well. तो उसने कुछ कुछ रीजंस पता करे कि कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। He found out that employees were not involved in decision making and they had to just follow the orders, resulting in low morale of employees. तो क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं बनाया जा रहा था, बस हम ऑर्डर दे रहे थे और एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना था, जिसकी वजह से उनका मोरल काफ़ी डाउन चला गया था। ठीक है। सो recognizing the need for change, Ravi Kumar started on a journey to bring back the enthusiasm and motivation of the employees. तो रवि कुमार ने क्या किया, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे हम एम्प्लॉय का मोटिवेशन बूस्ट कर पाए। ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग्स एंड एंकरेज देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो रवि कुमार ने एंकरेज किया एम्प्लॉयज को कि वो लोग भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा स्टाइल है। तो अगर आप एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हो कि वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें ओपन कम्युनिकेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स के मैंने, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, वर्कफोर्स एक्सपेक्टेशन जो है वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला है, डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर and the creation of accountability for performance. So, delegation is the entrustment of responsibility and authority to another, and the creation of accountability for performance. बिल्कुल, कि हम डेलीगेशन में क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक दूसरे पर्सन को हम सौंप रहे हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी कितनी दी है उससे फर्क नहीं पड़ता। द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। बिल्कुल, ठीक है, अथॉरिटी से फर्क नहीं पड़ता बट अकाउंटेबिलिटी सेम होती है बिफोर डेलीगेशन की तरह। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। ठीक, इसके बाद डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। काम पूरा भी हो रहा है, करेक्ट हो रहा है और कम से कम कॉस्ट में भी हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद देखो केस स्टडी है फिर से, तो दिया हुआ है, क्वेश्चन है इसमें, the factor affecting dividend decision discussed above, which allowed Dovex to pay high dividends to the shareholder is। तो डिविडेंड डिसीजन का फैक्टर बताना है। देखो इसमें देखते हैं, लिखा है, Dovex was a large company with a renowned name in healthcare industry, specializing in development and production of life-saving medications and medical devices। तो कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद, with a strong reputation for ethical practices, Dovex attracted a large number of investors who had great faith in the company's future। सो मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन थी जिसकी वजह से डोवेक्स जो कंपनी है उसने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। ठीक है, दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज कैपिटल इजीली फ्रॉम द मार्केट वेन एवर एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट्स वर टू बी अंडरटेकन। तो बेसिकली जो डोवेक्स कंपनी, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि डोवेक्स कंपनी के लिए बहुत ईजी है
मार्केट से कैपिटल को रेस कर पाना, फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप बहुत इजीली कैपिटल रेस कर सकते हो। एज अ रिजल्ट इट कुड पे हाई डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, और जिसकी वजह से जो कंपनी है वो डिविडेंड काफी अच्छा खासा दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। अब हम बताते हैं कौन सा फैक्टर है। तो देखो, इसका आंसर आएगा हमारा कौन सा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कैपिटल मार्केट्स में बहुत इजीली रीच आउट कर सकते हैं। आंसर आएगा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कि अगर आप कैपिटल मार्केट को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो, कभी भी पैसा अरेंज कर सकते हो, तो उस केस में आप करंटली डिविडेंड ज्यादा देते हो अपने शेयर होल्डर को, सेव कम करते हो, रिटेन कम करते हो। ठीक है। इसके बाद डैश, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइंड टू हेल्प द एम्प्लॉइज इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स मेच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज। प्रोसेस का नाम बताना है। एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है जिससे हम ओवरऑल एम्प्लॉइज की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद अगला है highlight the point of importance of business environment. So, SK Builders became the market leader in the designer house segment as it was the first to recognize the need of using artificial intelligence. तो एसके बिल्डर मार्केट लीडर बन गया, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वन था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड को समझा था इन डिजाइनिंग हाउसेस। देखो, फर्स्ट वन लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट वन, यानी कि इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब भी फर्स्ट की बात होगी ना, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, तो आंसर इसका आपका यही ऑप्शन बनेगा। ठीक है। Then in the dash market prices are determined and decided by the management of the company। कौन सी मार्केट है जिसमें प्राइस जो है वो कंपनी ही डिसाइड करके चलती है? ये होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। ठीक है। जब आप पहली बार शेयर्स इशू करते हो, सिक्योरिटी इशू करते हो, सो कंपनी ही सब कुछ डिसाइड करके चलती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस में कितना पैसा चाहिए वो एस्टिमेट करते हैं, और कहाँ कहाँ से वो पैसा अरेंज होगा वो भी डिसाइड करते हैं? बताइए, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि पैसा कितना जरूरी है, कितना हमें रिक्वायर्ड है, और कौन कौन सी सोर्सेज जाएगा? ये होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंस के बारे में हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास, अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। एक फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है सेविंग्स का ट्रांसफर करने में, कहाँ से? सेवर से इन्वेस्टर्स तक। बिल्कुल, सेवर्स अपना पैसा इन्वेस्टर्स को देंगे, वही तो फाइनेंशियल मार्केट का रोल है। ठीक है। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बिल्कुल, सेवर्स को ऑप्शन मिलता है कि वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में से चूज कर पाए और अपने फंड्स को तरीके से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही। इसके बाद चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इनकरेक्ट बताना है। लिखा है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज में नई सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी मिलती है क्या? गलत, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग न्यू की नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बात करते हैं। ठीक है, न्यू सिक्योरिटी की बात तो हम प्राइमरी मार्केट में करते हैं ना, ये स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है। इसके बाद आपको बताना है इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजेन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजेन कौन सा होगा? तो देखो, दिया है ऑनलाइन रिटेलर बिजेन हैज ग्रोन टू बी द बिगेस्ट प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। Its revenues are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitization and its organizational structure. तो ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? एक तो डिजिटाइजेशन, और जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो। Bizane's managing director Mohit makes strategic decisions and has control over the entire organization. In Bizane, jobs of similar nature are grouped together into HR department, marketing department, purchase department and research and development department। साफ साफ बोला है कि जॉब्स को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि एचआर है, मार्केटिंग है, परचेज है ना। तो ये सब फंक्शंस के बेसिस पे होता है, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका आंसर आएगा। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद हमें मैच करना है। सो देखो,
प्लेसमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय को आपने जिस भी बेसिकली पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है उस पर आप उसको प्लेस कर रहे हो। सो इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड। तो फर्स्ट का तो सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड। रिक्रूटमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है कि हम सर्च कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को। सो सेकंड का आएगा फोर्थ, process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs। ओरिएंटेशन यानी कि हम नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। सो थर्ड का आएगा फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएशन कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, यानी कि फोर्थ का थर्ड, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन इधर से चूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, हमें बताना है फीचर ऑफ प्लानिंग। तो फीचर ऑफ प्लानिंग दिया है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर और अ ईयर। तो प्लान्स जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है, देर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेस्ड ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। जैसे ही एक प्लान खत्म होगा, आपको फिर से एक नए प्लान की रिक्वायरमेंट अराइज हो जाएगी। अब बताओ कौन सा फीचर है? ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, चलता रहता है, एक खत्म हुआ तो दूसरा बनेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है। हाँ, इसके बाद है द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच यूजेस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज अ मीन्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी है जिसमें हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं? ये होता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोडक्शन में होता है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो ताकि सब कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल भी जाए, अवेलेबल भी हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाए। ठीक है, आइडेंटिफाई द टूल ऑफ प्रमोशन यूज बाय मेहता सन्स गारमेंट्स टू बूस्ट इट्स सेल्स। तो देखो, मेहता सन्स गारमेंट्स ने ये वाला एक टूल यूज करा है, हरी अप 50% ऑफ ओनली फॉर 2 days, डिस्काउंट दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, यानी कि सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievance cell। तो बहुत सी अच्छी अच्छी बिजनेस फर्म्स ने अपना खुद का कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवियंस सेल्स बना रखे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस। अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी गुड या सर्विस से, तो वो केस फाइल कर सकता है। इसलिए फिर बिजनेस फर्म्स ने ग्रीवियंस सेल्स सेटअप करी हुई हैं। दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स में देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल भी आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ये प्रोडक्ट के केस में आता है। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इसके बाद फिर से देखो केस स्टडी है, बताना है टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय बीनूज डॉटर टू रिवाइव द बुक स्टोर। बुक स्टोर को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए बीनू की डॉटर ने कौन सा कम्युनिकेशन टूल यूज करा? तो हमें दिया है, बीनू हैड अ बुक स्टोर इन सबत कॉल्ड बुकमार्क। फॉर years the bookstore was doing reasonably well, but with the rise of digital books and online retailers, her sales had declined, sales कम हो गई। बीनू's daughter, who had just completed her MBA with a specialization in marketing, decided to launch a marketing campaign to revive the bookstore। तो बीनू की डॉक्टर ने क्या किया, एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करा ताकि बुक स्टोर को वापस से वो ट्रैक पे लेके आ पाए। द कंपनीज फोकस वाज ऑन द जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स इन फिजिकल फॉर्म, द जॉय ऑफ टर्निंग पेजेस एंड वार्म एटमॉस्फेयर ऑफ द बुक स्टोर। तो बेसिकली फोकस क्या था कि फिजिकल फॉर्म में ही बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से सभी चीजें हो पाए, एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट बन पाएगा। ठीक है, शी ऑर्गेनाइज्ड स्टोरी राइटिंग एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एवरी वीकेंड। द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज वॉज गिवन टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस थ्रू टेलीविजन, रेडियो, चिल्ड्रंस मैगजीन एटसेट्रा। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग मीडियम के थ्रू प्रोवाइड की गई। अट्रैक्टिव प्राइजेस वर ऑफर्ड टू द विनर्स।
ठीक है, अट्रैक्टिव प्राइजेस दिए विनर्स को। दिस इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स एंड द बुक स्टोर सून बिकेम पॉपुलर। अब आपको बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन टूल यूज किया गया है बीनू के द्वारा, बीनू की डॉटर के द्वारा। सो देखो, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग तो होगा नहीं क्योंकि हमने किसी भी स्पॉन्सर की बात नहीं करी। सेल्स प्रमोशन भी नहीं होगा क्योंकि हमने किसी भी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की बात भी नहीं करी। पर्सनल सेलिंग की तो बात ही नहीं आती क्योंकि हमने पर्सनली जाके तो गुड्स बेचे ही नहीं है। तो बचा कौन सा? पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक के संग अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, ताकि बिजनेस वापस से हमारा बैक ऑन ट्रैक आ जाए, इसके लिए हमने पब्लिक रिलेशंस यूज करे। ठीक है। इसके बाद देखो, अगेन केस स्टडी, मतलब एमसीक्यूज में भर भर के केस स्टडीज हैं, और अच्छी खासी बड़े बड़े पैराग्राफ्स के साथ। तो बताना है द टाइप ऑफ प्लान विच हेल्प्ड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिकम द मार्केट लीडर। टाइप ऑफ प्लान पूछा है हमसे। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया है, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक is led by its visionary CEO, Nikhil. It has a reputation for good quality products and customer service. Nikhil recognized the need to continually innovate and provide customers with the latest products. He wanted the company to be the market leader. वो चाहता था कि कंपनी एकदम मार्केट लीडर बन जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। ठीक है। Nikhil knew that to realize his ambitious vision, he needed a clear and well defined plan that would provide broad contours of the company's business. So उसने एक प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लान बनाया। हिज टीम कंडक्टेड एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च टू अनकवर इमर्जिंग ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल कंपटीटर्स। ठीक है, इन सब से रिलेटेड एक प्रॉपर रिसर्च करी। ऑन इट्स बेसिस a plan was prepared defining the company's direction. अब देखो प्लान की बात हो रही है। A plan was prepared defining company's direction and scope in the long run. एक प्लान बनाया जिसमें हम कंपनी की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, और लॉन्गर रन की बात कर रहे हैं। जब भी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्लान होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी। ओके, सो जब भी लॉन्ग रन की बात हो, डायरेक्शन की बात हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात हो, तो आंसर आपका स्ट्रैटेजी बनता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी। ओके। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है विशेष विशेष कंस्ट्रक्शंस, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नो हेलमेट नो एंट्री एंड पुट द फॉलोइंग साइन एट देयर कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने ये एक नोटिस अपने बोर्ड पे लगा दिया, नो हेलमेट नो एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। कौन सा प्लान है? नो एंट्री, नो हेलमेट नो एंट्री। पॉलिसी नहीं है, मेथड नहीं है, ये रूल है। रूल है कि इसको तो फॉलो करना ही है, अदरवाइज एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, आकाश मेहरा इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ केदांता एंटरप्राइज। ही गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दीज ऑर्डर्स। ठीक है, तो आकाश मेहरा ऑर्डर्स देता है और चाहता है कि बाकी लोग उसको फॉलो करें। कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे विद द सबॉर्डिनेट्स, ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय हिम। जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है, मतलब आकाश मेहरा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, आगे से कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, ये हमसे पूछा है। ये होगा अथॉरिटेटिव, सिंपल। ठीक है, हिटलर वाला चीज चल रहा है। ओके। इसके बाद आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, सो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल्स। बिल्कुल। एक्ट डायरेक्टिंग में इनिशिएट एक्शन यही चीज होती है। ठीक है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट contributes टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ये भी सही है कि डायरेक्टिंग एम्प्लॉय के एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है कि गोल अटेन हो पाए। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी चेंजेस आप लेके आना चाहते हैं वो आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या वो डायरेक्टिंग में बात होती है? गलत, वो तो स्टाफिंग में बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिपीटेड है कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ढूंढ रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ये होता है रिक्रूटमेंट। ठीक है,
डैश इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हमें बताना है। तो देखिए, दिया है, सुधा एंड श्वेता वर ट्विन सिस्टर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम कॉलेज, they decided to start a business. As they were commerce students, they knew the importance of deciding in advance what to do and how to do. ठीक है. It was very challenging for them as this decision was to guide all their future actions. तो basically उनको चीजें प्लान करनी थी. While discussing the same with their mother, they got a new idea of starting a cloud kitchen. तो बेसिकली वो सारी चीजें प्लान कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो अपनी मदर से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उन्होंने एक नया आइडिया दिया क्लाउड किचन का। Both the sisters were very excited to start this. The idea took the shape of a concrete plan, and within a month, they were successful in starting their cloud kitchen. अब बताओ कौन सा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। एज पर दी ऑप्शन हमारा आंसर देखो क्या बनेगा, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करते हैं, है ना। जब डिस्कशन में बैठे तो नए आइडियाज निकल के आए, यानी कि इनोवेशन को प्रमोशन यहाँ पे मिला है। ओके, नेक्स्ट हमें मैच करना है कॉन्सेप्ट्स के मैंने। सो देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बात करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन फोर्थ। तो फर्स्ट का तो फोर्थ आएगा, फर्स्ट का फोर्थ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बात करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, यानी कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। सो सेकंड का तो सेकंड, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं कस्टमर की नीड्स की, तो थर्ड का फर्स्ट। और सोसाइटल में हम बात करते हैं कि कस्टमर की नीड साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर, फोर्थ का थर्ड, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट का फोर्थ, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, असर्शन है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय सुशांत हमें बताना है। सो दिया है, सुशांत वॉज एन एबल प्रोजेक्ट मैनेजर एट Kiero Limited. Sushant's head, Naveen, handed over a new project to Sushant. सुशांत ऑलरेडी हैड इनफ वर्क इन हैंड, तो नवीन ने कुछ काम सुशांत को दे दिया, बट सुशांत के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था। सो सुशांत डिसाइडेड टू डिवाइड द वर्क असाइन टू हिम अमंग थ्री ऑफिस सबॉर्डिनेट। सो सुशांत ने क्या किया, अपना कुछ काम डिवाइड कर दिया अपने तीन सबॉर्डिनेट्स को। He himself kept that part of the work which he himself could perform effectively and got his subordinates to help him with that remained। मतलब क्या है इस लाइन का, कि सुशांत ने अपना कुछ काम तो दे दिया सबॉर्डिनेट्स को, और अपने पास वो काम रखा जिसमें वो इफेक्टिवनेस दिखा पाए, और बाकी काम ट्रांसफर कर दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, तब आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। तो देखो, आप जब अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स को कुछ काम ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई है, सिर्फ सबॉर्डिनेट्स की बात हुई है, डेलीगेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स इज वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर होगा? इसका आंसर कौन सा आएगा? पर्सनल बैरियर, ठीक है, पर्सनल बैरियर्स है कि सुपीरियर जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है, पर्सनल बैरियर। इसके बाद नेक्स्ट है, द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताना है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप अपनी कैपिटल में कितना डेट और कितना इक्विटी रखोगे, ठीक है। तो दिया है, अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर। मतलब अगर हम इक्विटी इशू करते हैं तो उससे मैनेजमेंट होल्डिंग कम हो जाएगी, मतलब मैनेजमेंट में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा। This factor also influences the choice between debt and equity, especially in companies in which the current holding of management is on a lower side। बताइए।
पहली लाइन से ही हमें आंसर मिल रहा है कि अगर हम इक्विटी इशू करते हैं तो मैनेजमेंट होल्डिंग कम हो जाएगी, मतलब आपकी मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी, कंट्रोल कम हो जाएगा। अब तो आंसर ही बोल दिया मैंने, ऑप्शन डी। ठीक है, कंट्रोल की बात हो रही है, कंट्रोल जो फैक्टर होता है अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। बिल्कुल, कंट्रोलिंग इसीलिए करते हो कि प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज अ परवेसिव फंक्शन। बिल्कुल, हर जगह रिक्वायर्ड है कंट्रोलिंग, दोनों सही है। इसके बाद है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है यूज्ड बाय द कंपनी। दिया दिया है लेंस ओ वॉज स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन आई वियर कंपनी सेलिंग ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो एक ऑनलाइन बिजनेस ये रन कर रहे हैं। रिसेंटली इट सेटअप अ यूनिकली डिजाइंड ऑफलाइन स्टोर, एक ऑफलाइन स्टोर भी सेटअप किया, सो दैट कस्टमर्स कैन ऑल्सो बाय देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी कंपनी शोरूम, ताकि कस्टमर डायरेक्टली शोरूम से ही परचेज कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा चैनल आएगा कि यार ये तो कंपनी है और यहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, डायरेक्टली दे कैन बाय दी प्रोडक्ट्स, तो इनके बीच में तो कोई एजेंट या होलसेलर या रिटेलर तो है ही नहीं, तो ये हमारा जीरो लेवल चैनल होगा, कोई इंटरमीडियरी नहीं है बीच में। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बताना है। सुनीता ओपनड हर ट्रैवल एजेंसी नेम्ड सुनीता ट्रैवल्स इन जुलाई 2023। शी क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने फॉर रिजर्वेशन, होटल बुकिंग्स, ऑनलाइन क्वेरीज एंड पेमेंट हैंडलिंग। तो बेसिकली आपने फंक्शंस के बेसिस पे, काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। ये कौन सा आएगा हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है टूल ऑफ प्रमोशन बताना है यूज बाय जेकेएसटी। टूल ऑफ प्रमोशन, ठीक है, तो दिया हुआ है जेकेएसडी इंडिया लिमिटेड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेंज ऑफ फ्रेश फ्रॉम किचन जैम्स, केचप्स, सैलेड ड्रेसिंग्स एंड पीनट बटर एटसेट्रा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। दे अपॉइंटेड सेल्स पर्सन to contact prospective customers in leading malls to create awareness about their products and develop product preferences। तो बेसिकली इस कंपनी ने सेल्स पर्सन को हायर करा ताकि वो कस्टमर्स को रीच आउट कर पाए डायरेक्टली। तो कौन सा प्रमोशन का टूल है ये हमें बताना है। तो देखो, जो सेल्स पर्सन है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक रीच आउट करेंगे, तो ये होगा हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग। ओके, इसके बाद है द सिलेक्शन टेस्ट विच आर यूज टू मेजर इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। कौन सा टेस्ट है जिससे हम ये चेक करते हैं कि इंडिविजुअल कितनी जल्दी नई स्किल्स सीख पा रहा है, उसका पोटेंशियल कैसा है। दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, फंड्स को एलोकेट करती है और ऐसे अच्छे यूज में लगाती है जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल मार्केट, फंड्स को एलोकेट कर रही है और डायरेक्ट कर रही है, ये होता है एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बोला है अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज used to identify the products, goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors। एक प्रोडक्ट का नाम, उसका सिंबल, उसका लोगो, उसका डिजाइन, जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में या डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रांड। ठीक है, ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क सब आता है, क्योंकि इसमें सब बोलते हैं ना, नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन, तो वो आता है ब्रांड में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांड। ओके, फिर बोला है इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जितना डेट लोगे उतना ही ज्यादा इक्विटी वालों की अर्निंग्स बढ़ती हैं। ठीक है,
डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केटिंग, नॉट अ फीचर ऑफ मार्केटिंग पूछा है तो नीड्स एंड वांट्स तो पार्ट होता है, कस्टमर वैल्यू भी फीचर होता है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग ये भी एक फीचर होता है, लेकिन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केटिंग, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। ऑल राइट, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। कौन से कलर का पेन लूं मैं? ये ले लेते हैं, चलो। देखो, अभी तक हम लोगों ने 40 एमसीक्यूज कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं 41 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें बताना है दी ऑब्जेक्टिव विच बॉन्डफास्ट सीमेंट लिमिटेड इज ट्राइंग टू अचीव, ऑब्जेक्टिव बताना है। बॉन्डफास्ट सीमेंट लिमिटेड सपोर्ट्स 7 villages with housing facilities, schools, safe drinking water, health and hygiene। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये 7 villages को हेल्प कर रही है। The company send its employees to visit a nearby village every 15 days to provide support and to see whether the facilities provided are being implemented on ground। तो हर 15 दिन में एम्प्लॉयज को भेजा जाता है ताकि वो चेक कर पाए कि ग्राउंड ऑन ग्राउंड कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि आप विलेजेस की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोशल, ठीक है, सामाजिक। इसके बाद डैश इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स विद दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसमें हम ऐसी जॉब्स को क्रिएट करते हैं जिससे जिसमें बहुत अलग अलग तरह का काम हो, ज्यादा नॉलेज लगे, स्किल्स लगे, और वर्कर्स को ऑटोनॉमी मिल पाए, फ्रीडम मिल पाए, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो ये होता है हमारा जॉब एनरिचमेंट, किस तरह की हम जॉब्स डिजाइन कर रहे हैं जिसमें वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हो, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगेन हमें बताना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिया है, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। विमेन इंक्रीज होती जा रही हैं वर्कफोर्स में। किसान मार्ट comes out every Friday with big discount offers on daily use items to attract office going women to shop on weekends। तो किसान मार्ट क्या करता है, हर एक फ्राइडे बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर्स लेके आता है ताकि जो विमेन है वो वीकेंड्स पे शॉपिंग कर पाए। तो आपको बताना है कौन सा डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन होगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, विमेन्स की बात कर रहे हैं, ओके। इसके बाद अगला है विच फीचर ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का फीचर, टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉयज ऑन वन साइड, हर्षिता पेयर्स रिवॉर्ड्स देम विद इंक्रीज इन पे, प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन एटसेट्रा। तो एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज को एक तरफ तो रिवॉर्ड दिए जाते हैं, प्रमोशन दिया जाता है, रिकॉग्निशन दिया जा रहा है एक पॉजिटिव वे में, वेयर एज ऑन द अदर साइड इट स्टॉप्स इंक्रीमेंट, गिव पनिशमेंट, थ्रेटन्स एम्प्लॉयज सो दैट दे मे एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को पनिश किया जा रहा है, डराया जा रहा है ताकि वो तरीके से काम कर पाए। अब हमें बताना है मोटिवेशन का कौन सा फीचर है। तो देखो, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, प्यार से, और नेगेटिव भी हो सकता है डरा धमका के। सो मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। बोला है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बताना है। मुद्रो इंफ्राटेक गॉट अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 2 villas within a period of 10 months with the expectation to earn a huge amount of profit। तो एक कंपनी है जिसे एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 2 विला बिल्ड करने हैं 10 महीने के अंदर, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। द वर्क्स मैनेजर एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड completed द वर्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो काम पूरा हो गया टाइम के अंदर अंदर। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेंट अप बाय 40% ड्यू टू दिस टेम्पररी ऑर्डर। ठीक है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए। The finance manager was aware that the company would not earn this huge profit in the near future। अब फाइनेंस मैनेजर को पता है कि ये तो टेम्पररी बेसिस पे अर्न कर लिया ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आया था इसलिए, बट फ्यूचर में इतना अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए। सो ही डिसाइडेड नॉट टू इंक्रीज डिविडेंड पर शेयर। तो फाइनेंस मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज नहीं करेंगे, एज अर्निंग्स फॉर द ईयर हैड गॉन अप बट नॉट द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट तो होने नहीं वाला, तो हम डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, तो अब आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है।
इसमें आएगा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि हम स्टेबल रखना चाह रहे हैं डिविडेंड को। क्यों? क्योंकि हमारी अर्निंग्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी इंक्रीज हो रही हैं, कभी डिक्रीज हो रही हैं, कभी स्टेबल है। तो डिविडेंड को स्टेबल रखो, डिविडेंड को स्टेबल रखो। ठीक है। इसके बाद देखो फिर से केस स्टडी दिया है इसमें, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, हाँ जी, रौनक while studying at the university felt that there should be a food joint in a university campus to provide food to students around the clock। ठीक है। तो रौनक ने सोचा कि यहाँ पे एक फूड जॉइंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। आफ्टर पासिंग आउट ऑफ कॉलेज ही सेट अप हंगर पॉइंट, अ फूड जॉइंट विद अ वेरीड मेन्यू रेंजिंग फ्रॉम बर्गर, पिज्जा, स्ट्रीट फूड एंड मच मोर। तो उसने एक हंगर पॉइंट नाम का फूड जॉइंट स्टार्ट किया। फॉर दिस ही obtained नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। परमिशंस लिए उसने, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये एस्टैब्लिश किया। सिंस ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ फूड जॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स स्टडी डे एंड नाइट, इट सून बिकेम अ पॉपुलर ईटिंग पॉइंट। साफ साफ लिखा है कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया, उसमें वो पहला बंदा था और वो पॉपुलर भी हो गया फिर। तो आंसर आएगा, इट enables द firm टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, तो की पॉइंट समझ रहे हो, फर्स्ट वन लिखा है इसीलिए। इसके बाद बताना है मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स। बिल्कुल। सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। बिल्कुल, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो मोटिवेशन का सोर्स नहीं होगा। पीपल्स नीड आर इन हिरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। बिल्कुल, पहले आप बेसिक नीड पूरी करोगे फिर हायर लेवल पे जाओगे। पर्सन मूव्स टू लोअर लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन अ हायर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड। गलत। ठीक है, पहले आप बेसिक अपनी लोअर लेवल की नीड पूरी करते हो तब आप हायर पे जाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ओके, देन इसके बाद बोला है विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज शी डिस्चार्जिंग। नियति इज वर्किंग एज अ टीचर इन स्कूल इन मानसरोवर गार्डन। She always tells the children at the school not to pollute the environment and not to throw wrappers of chips and chocolates here and there। तो वो स्टूडेंट्स को बताती है कि environment को pollute मत करो, ठीक है, रैपर्स को इधर उधर मत फेंको। She always carries a bag with her to collect the wrappers and put them in the dustbin। बताइए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरमेंट की बात हुई है, यानी कि रिस्पेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, बहुत सिंपल। इसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन। दिया है द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 वर demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for buying properties। 500,000 के नोट रद्द किए गए थे, बट प्रॉपर्टीज बाय करने में यूज किए जा सकते थे क्या? गलत, यही इनकरेक्ट है। ठीक है, यही इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो वो आपको सही दिखेंगी। ठीक है, हम लोग क्विकली चलते हैं आगे। असर्शन है व्हेन एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म्ड वेल, scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy। जब हम एलोकेटिव फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो जो रिसोर्सेज आपके पास स्केयर हैं वो हम उन फर्म्स में एलोकेट करते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। सही है, क्योंकि एलोकेटिव फंक्शन एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, ये हमने पीछे पढ़ा था एक पॉइंट में। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट हमें बताना है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द फर्म। द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया requires the manufacturers to provide information about ingredients, date of manufacturing, quantity, price, direction for use, etc. on the label of the product। एक लीगल चीज है कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको प्रोडक्ट पे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी होती है। कौन सा राइट है? ये होगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ये तो सही है ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सही है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ये भी सही। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये भी सही है। बट इंश्योरिंग देर इज नो स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, ये गलत है। स्पेक्यूलेशन का स्कोप हमें दिखता है,
स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि लीडरशिप एक एबिलिटी है कि आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव पर्सनल गोल्स ऑफ द लीडर। क्या लीडरशिप हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाए? गलत, हम ओवरऑल गोल्स की बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है एक इमेज, हमें बताना है व्हाट इज डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। तो देखो, अगर हम देखें तो ये एक मिठाई का डिब्बा है। ठीक है, तो जैसे मिठाई पसंद है कमेंट में बताना, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल वैसे। तो इसमें दिया है अमर स्वीट्स। ठीक है, स्वीट एंड स्पाइसी, हैंड क्राफ्टेड असॉर्टमेंट ऑफ इंडियन ट्रीट्स, और एक लोगो गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है ये क्या शो हो रहा है। तो देखो, एक तो नेम है ब्रांड का, दूसरा यहाँ पे ब्रांड मार्क है, लोगो है। ठीक है जी, तो ये रहा ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क तो दिख ही नहीं रहा कहीं इस पे, है ना? तो बस ये दोनों चीजें हैं। ओके, इन दी डैश अ सिक्योरिटी अकाउंट कैन बी ओपन्ड, ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड इन इट, these can be withdrawn or sold at any time, and instruction to deliver or receive shares on behalf of the investor can be given। तो हम क्या चीज ओपन करते हैं? इन द डैश अ सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपन्ड, जहाँ पे हम शेयर्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। ये होता है हमारा डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी में हम एक सिक्योरिटी अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आप सारे के सारे शेयर्स को डिपॉजिट करते हो, स्टोर करके रखते हो। ठीक है, The objective of financial management is to maximize shareholders' wealth। बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव होता है। द शेयर होल्डर्स गेन इफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इंक्रीजेस, जैसे जैसे मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर को फायदा होगा। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है, करेक्ट। ओके, इसके बाद आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अडेप्ट करती जा रही है। टू रीच एंड एंगेज विद द टारगेट कस्टमर्स, दे स्टार्टेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, टारगेट कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। बताओ कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? तो ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल भी नहीं होगा, डायनामिक होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। फंक्शंस को मैच करना है, सो टॉप लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड। मिडिल लेवल होता है, ये चेक करेगा कि पर्सोनेल है या नहीं है, तो सेकंड का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड। और ऑपरेशनल होता है जो ओवरसी करेगा, थर्ड का फर्स्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, तो सिंपल फंक्शंस हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है जी, इसके बाद दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बताना है। पनमोल डेयरी started using environment friendly Bellona method of making ghee, unlike other dairies which were using modern methods involving machines and chemicals। तो एक डेयरी है पनमोल डेयरी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज कर रही है घी बनाने के लिए। ठीक है, बाय डूइंग दिस पनमोल डेयरी इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू हंड्रेड्स ऑफ इलिटरेट पीपल इन द रूरल एरियाज। और इसके साथ साथ ये रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। अब बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है? बहुत ही सिंपल है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही है एक तरह से। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विच इज नॉट अ फीचर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कौन सा इनमें से फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है? दिया हुआ है हमें, लास्ट से पढ़ते हैं। डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग increases waste, duplication of efforts and gaps in planning। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो उससे वेस्टेज बढ़ती है क्या? अच्छा बेटे, गलत, यही गलत है, ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है। वेस्टेज कम करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन एकदम सही है। फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, बिजनेस शॉक्स को अवॉइड करते हैं, एक लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। तो इनकरेक्ट बताना था ऑप्शन डी। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन है, हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन ही आते हैं, एक तो सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ठीक है। सो दिया हुआ है, अ मल्टीनेशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स कंपनी had been into catering business for the last many years. To add to its prospects and to grow in the long run, it wants to increase its sales volume, number of products and capital investment. सिंपल चीजें बताई हैं कि ग्रो करने के लिए वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए इसके बारे में चीजें सोच रहे हैं। तो ये होता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की बात होगी, ग्रोथ। ठीक है। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दिया हुआ है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सोनेल। ये भी सही है कि मिडिल लेवल यही चेक करता है। ठीक है। सीईओ एट टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। क्या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटी के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? इनकरेक्ट, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ओके। बाकी यस, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस और उसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके जी। इसके बाद बताना है, द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हमें वो स्टेप बताना है ऑर्गेनाइजिंग का। दिया हुआ है, मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ। कि आपने सिर्फ काम एलोकेट कर दिया वो इनफ नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड नो हु बी हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल। तो किससे ऑर्डर लेना है, किसको वो आंसरेबल है, ये पता होना भी जरूरी है। तो कौन सा स्टेप है? ये होता है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज द स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस वेयर स्टैंडर्ड्स मे हैव टू बी रिवाइज्ड इन केस द डेविएशन कैनॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप पूछा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्लान्स हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये आता है आपके करेक्टिव एक्शन के अंदर। ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ओके। देन नेक्स्ट है, असर्शन है, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड के रिलेटेड अगर आपको डिसीजन लेना है तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो डिविडेंड्स है वो हम लोग अपनी पास्ट या करंट अर्निंग्स में से ही पे करते हैं, तो इसलिए आपको अर्निंग्स के बेसिस पे ही हम डिविडेंड देते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इट इज द प्रोसेस दैट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस होगा हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, अगर फंक्शन पूछा होता तो आता है एलोकेटिव फंक्शन, बट हमसे प्रोसेस बोला है तो ये होगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग का कौन सा फीचर नहीं है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, बिल्कुल। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल। डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। कि प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो डायरेक्टिंग बताता है? गलत, कंट्रोलिंग बताता है। ठीक है, बाकी डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल समझते हो कौन सा होता है? कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन के निकलता है उनके पर्सनल और सोशल नेटवर्किंग के बाद। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? देखो, इसका आंसर मुझे लगता है सी ऑप्शन है, अगर हम सही मैं बता रही हूँ तो। दिया हुआ है, इट एनहेंसेस द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन सिंस इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। यही होगा। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन एनहेंस होता है, इंप्रूव होता है। ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। इसके बाद बताना है, टूल ऑफ प्रमोशन यूज बाय मार्बरी बिस्किट्स।
DIA launched its new range of oat cookies in three varieties. They decided to distribute free samples of their biscuits in schools as a part of their promotional campaign. तो ये जो मार्बरी बिस्किट्स हैं इन्होंने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो फ्री सैंपल्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसका मेन मोटिव है कि ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जस्ट अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये होगा सेल्स प्रमोशन का पार्ट। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। ओके। Dash is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. Synchronizes बोल दिया यानी कि coordination, बहुत ही simple। ठीक है, synchronizes is the keyword for coordination। ओके जी, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अभी तक अच्छी चल रही है, एमसीक्यूज आप लोगों के दिमाग में अगर जा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, इतनी पढ़ाई तो यार मैंने खुद अपनी ट्वेल्थ में नहीं करी थी जितनी मैं अब पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, मुझे लगता है। चलो, मैच द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो तीन फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इंटरमीडियरीज को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देना आता है हमारे डेवलपमेंट फंक्शन में, तो थर्ड में तो ए आएगा। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, रेगुलेशन की बात हो रही है यानी कि रेगुलेटरी फंक्शन, तो बी। और कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। ठीक है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, तो ये होता है प्रोटेक्टिव में, तो सेकंड का सी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए का आ रहा है थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं। ठीक है, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है जी। इसके बाद बोला है द कंज्यूमर राइट हमें बताना है। Lyca Limited launched its new range of herbal shampoos at the beginning of the year. As per legal framework, Lyca Limited provided a name and address of the manufacturer, weight, manufacturing date, expiry date, maximum retail price on the package and label. तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट पे, यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर राइट इसमें आएगा। ठीक है जी। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक तो होता है क्योंकि चेंज होता रहता है, लेकिन कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, ये रीजन गलत है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिफर करना होता है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको गलत करेंगे, गलत करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है फीचर ऑफ विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सो डीमोनेटाइजेशन देखो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर भी है। ठीक है, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कैशलेस और कैश लेस कैश इकोनॉमी, तो ये भी सही है, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना चाहते हैं हम। इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग टैक्स इवेशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, टैक्स की चोरी को अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी बचा, बस वही हमारा फीचर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला है इट लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अवे नहीं होगा, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में हमें अपनी सेविंग्स को लेके आना है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, अवे नहीं आएगा। अवे का मतलब है कि फॉर्मल सिस्टम से हम अलग ही लेके जा रहे हैं सेविंग्स, दूर लेके जा रहे हैं, नहीं। ठीक है। इसके बाद आपको बताना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो दिया है समायरा एंड हर फ्रेंड सना wanted to watch a movie over the weekend. They booked the movie tickets online. Movie tickets online book करी हैं and choose the seats as per their preference and the click of a button at the desired movie hall. तो बताइए कौन सा फीचर है, कौन सा डायमेंशन है। देखो, ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग हुई है यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजिकल। ठीक है। इसके बाद बोला है हमें बताना है अप्रोप्रिएट ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी, कहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो। पायल वॉज वर्किंग इन अ एमएनसी, हर फादर गिफ्टेड हर अ स्मार्टफोन ऑफ 40,500 ऑन हर बर्थडे। तो एक मोबाइल फोन गिफ्ट में मिला इतने रुपए का। ठीक है, द मोबाइल फोन वॉज परचेज बाय हर फादर फ्रॉम हिज फ्रेंड शॉप। आफ्टर फ्यू मंथ्स द मोबाइल फोन स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स।
कुछ कुछ दिक्कतें आई फोन में। एंड पायल ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर मेनी टाइम्स बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो इस केस में अब वो चाहती है कि मैं एक कंप्लेंट फाइल कर दूं अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। तो बताओ कौन सी रिड्रेसल एजेंसी में जाके कंप्लेंट फाइल की जाएगी इस फोन के लिए। ये जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम या कमीशन के अंदर, क्योंकि 40,500 की ही कीमत है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 1 करोड़ तक की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल में ओवर 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, ठीक है जी। सो हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के साथ। डैश इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी होल्ड करने को बोलते हैं डीमटीरियलाइजेशन। के बाद अगला क्वेश्चन है केस स्टडी। आपको बताना है पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो दिया हुआ है, रजत वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स लाइक प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स एंड प्लास्टिक स्ट्रॉस। He heard about the upcoming ban on single use plastics, and he was able to identify this external environmental trend which could hinder the firm performance. So basically उसे पता चला कि प्लास्टिक बैन होने वाली है, तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड है, जो एक थ्रेट है, उसको वो आइडेंटिफाई कर लिया उसने, ठीक है, जिस जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डाल सकता था। So he took action and shifted to manufacturing the plates, cups, and straws from bamboo and palm leaves. As a result, his business not only survived but also able to generate profit. हमें बताना है कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे आएगा। तो जल्दी से सोचो और बताओ क्या आंसर बनेगा। देखो, एक तरह से जो प्लास्टिक पे बैन हुआ वो एक थ्रेट की तरह आया, है ना, अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम आया, और आपने उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन चेंज किया। तो इसलिए आंसर आएगा, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। ओके, दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड एज ब्रांड नेम। ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हो उसे हम ब्रांड नेम बोलते हैं, बिल्कुल। दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। वो पार्ट ब्रांड का जिसको लीगली एक प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं क्या। बिल्कुल, दोनों सही है, दोनों सही। इसके बाद हमें दिया है गिवन पिक्चर इज द पैकेज ऑफ अ परफ्यूम बॉटल, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल का पैकेज है। आपको बताना है लेवल ऑफ पैकेजिंग कौन सा होगा। सो देखो इसका लेवल ऑफ पैकेजिंग, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर परफ्यूम है, तो ये जो पैकेजिंग है ये हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा, क्योंकि परफ्यूम जो होगा वो एक अपनी बॉटल में आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने डायरेक्टली बॉटल में परफ्यूम भर दिया हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो आउटर वाली पैकेजिंग है ये सेकेंडरी है, इसके अंदर परफ्यूम की बॉटल होगी, वो प्राइमरी पैकेजिंग होगी। बट हमें इस बाहर वाले पैकेज का बताना था, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट 20 एमसीक्यूज। अभी तक 80 एमसीक्यूज हमने कर लिए, ठीक है, अब लास्ट 20 और देखते हैं। तो देखो दिया हुआ है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वेनगार्ड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटवियर फॉर मेन women एंड चिल्ड्रन has been earning consistent profits over the last many years, ठीक है। It has a democratic style of working. Workers are encouraged to develop and carry out plans for improvement in the organization. मतलब जो वर्कर्स हैं उनको encourage किया जाता है कि वो खुद से steps लें, खुद से plans carry out करें। Varun, who is working in the production department, gave a suggestion which resulted in 10% reduction in the cost of production of shoes. तो वरुण जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसने कुछ सजेशन दिया जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर दिस सजेशन, उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी दिया गया उसके सजेशन के लिए। बताइए कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। इसमें आएगा इनिशिएटिव, है ना, सजेशंस आप एक्सेप्ट कर रहे हो एम्प्लॉय से, वर्कर से, उनको ऑप्शन दे रहे हो कि वो खुद से डिसीजंस लें, खुद से प्लान्स कैरी आउट करें, तो ये इनिशिएटिव है, ठीक है, इनिशिएटिव। ओके, देन इसके बाद इसमें आपको बताना क्या है, हमें इसमें बताना है, यस, क्वेश्चन है द इंसेंटिव विच अट्रैक्टेड द एम्प्लॉयज ऑफ चाइल्ड ओ टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। इंसेंटिव बताना है, ठीक है, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स गिवन है। केस देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपके पास, चाइल्डो इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which makes clothes with unique and stylish design for children.
Naisha was working as the human resource manager with Childo. In spite of good pay and many other benefits offered, the company is facing problem of high turnover of its employees. मतलब पेमेंट तो अच्छी खासी है एम्प्लॉयज को, ठीक है, और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट स्टिल एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं. नाइशा ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन बट कुड नॉट. शी अपॉइंटेड अ पर्सन विद द परमिशन ऑफ द सीईओ टू फाइंड आउट द रीजन. तो वो रीजन पता लगाने के लिए उन्होंने एक पर्सन को हायर करा. And it was found that other organizations were giving more autonomy and authority to their employees, which made them feel that their jobs were important. तो पता ये चला कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए. उनको लगे कि यस हमारी जॉब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व किया गया. दिस वॉज अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज ऑफ चाइल्डो टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. और इसी रीजन की वजह से जो चाइल्डो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज बाकी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होते जा रहे थे. अब बताइए, द इंसेंटिव विच अट्रैक्टेड द एम्प्लॉयज ऑफ चाइल्डो. तो कौन सा इंसेंटिव है जिससे वो एम्प्लॉयज अट्रैक्ट हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे? आंसर आएगा इसका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कि एम्प्लॉय को हमें मोटिवेटेड रखना है, एम्प्लॉय को लगे कि यस हमारी जॉब्स इंपॉर्टेंट है, उनको ऑटोनॉमी देनी है. ठीक है, ओके. इसके बाद अगला है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अनरिलेटेड इंटररिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. इस लाइन का मतलब क्या है? कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से डिफिकल्टी है टू कॉम्प्रहेंड. कॉम्प्रहेंड यानी कि अंडरस्टैंड. आप एक बार में उन चेंजेस को नहीं समझ पा रहे हो, डिफिकल्ट है. दस इट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी. ये लाइन तो डायरेक्टली बुक से ही है कि एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक बार में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पार्ट्स में इजी होता है समझना. बताइए कौन सा फीचर है? ये होगा कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरमेंट को एक साथ समझना डिफिकल्ट होता है. ओके. इसके बाद बताना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय नमन टू कम्युनिकेट द ऑर्डर टू विनीत. देखो जी, नमन एंड विनीत वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड बोथ वर वर्किंग इन सनशाइन क्रॉकरी. नमन was working as the CEO while Vineet was the production manager. They would generally discuss company related issues over lunchtime or while traveling together. तो company related चीजें ये lunch time या फिर जब आपस में travel करते थे तब discuss करते थे. The company had recently received an order for supply of 5,000 dinner sets from Shaurya Hotel. It was an unexpected order and would increase the revenue of the company. तो बहुत unexpected order था जिससे कंपनी का revenue बढ़ सकता है. दिस ऑर्डर वॉज कम्युनिकेटेड बाय नमन टू विनीत ओवर इंटरकॉम. ठीक है, सो इस ऑर्डर के बारे में नमन ने विनीत को बताया इंटरकॉम के थ्रू. इंटरकॉम बेसिकली यहाँ पे कोई हो सकता है, जिस तरह जूम होता है ना, जूम गूगल मीट, उसी तरह से कुछ है. ठीक है, विनीत एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर दिस ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय नमन. अब बताओ कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप है जो नमन ने यूज कर. इसमें होगा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, ऑनलाइन विजुअल ये तो है नहीं, तो बस फॉर्मल कम्युनिकेशन. काम की बात करने के लिए आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन यूज करा. ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास. द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज का फीचर ही यही है कि हम सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग कर पाए. The stock exchange provides both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. ये भी सही है कि स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है. बिल्कुल ठीक है, दोनों सही. देन नेक्स्ट आपको बताना है असर्शन एंड रीजन. दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी may reduce the funds required to be invested in fixed assets, thereby reducing the fixed capital requirement. मतलब अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. लीजिंग समझते हो क्या होता है कि मतलब आप कोई एसेट परचेज नहीं करना पड़ रहा, आप उसको एक तरह से रेंट पे ले रहे हो. तो अगर आपको रेंटल फैसिलिटी मिल रही है तो आपका फिक्स्ड कैपिटल कम आएगा. बिल्कुल, क्यों? क्योंकि व्हेन एन एसेट इज टेकन ऑन लीज
द फर्म पेज लीज रेंटल्स टू यूज इट एंड अवॉइड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज इट। सही, ये भी सही है, बिल्कुल रीजन भी सही है। ठीक है कि अगर आपको कोई चीज रेंट पे मिल रही है, लीज पे मिल रही है, तो आप बस उसमें वो फीस पे करोगे, वो लीज रेंटल पे करोगे। आपको पूरा का पूरा एसेट परचेज करने में लंबा चौड़ा अमाउंट खर्चने की जरूरत नहीं होगी, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, दोनों सही है। मैच करना है अगेन। सो देखो, दिया है नेम टर्म साइन सिंबल डिजाइन, ये लाइन पीछे भी बहुत बार आई। तो ये होगा ब्रांड, ठीक है, फर्स्ट का तो सी। ट्रेडमार्क क्या है? वो पार्ट ब्रांड का जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि ये रहा लीगल प्रोटेक्शन, ए का सेकंड। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, ए का सेकंड, ए। ठीक है, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम मतलब दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, तो बी। और ब्रांड मार्क मतलब कि दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट इज नॉट अटरेबल, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बट बोल नहीं सकते, तो ये होगा डी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है CADB। ठीक है, CADB। ओके, चलो। इसके बाद बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, दिया हुआ है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विच कनद लिमिटेड kept in mind to meet higher anticipated demand quicker. Kanand Limited is an automobile manufacturing company started in 2014 under Make in India initiative of the government. Expecting higher growth in future में growth के chances expect कर रहे हैं. It developed higher capacity in the current year, taking advantage of the subsidies provided by the government. This would enable Kanand Limited to meet anticipated higher demand quickly. ठीक है, फॉर दिस कनन लिमिटेड इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स लीडिंग टू हायर रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। मतलब क्या है कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में जो ग्रोथ है कंपनी की वो बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने काफी अच्छा खासा अमाउंट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बताओ कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर होगा? ये हो रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात, फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद बताना है हमें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दिया है मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेज। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटाबेस मेंटेन करती हैं उन एप्लीकेंट्स का जिनका आपको करंटली अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। A list of such jobs seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arrive. तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, अगर आप एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का, तो ये होता है हमारे कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कि हमारे पास 50 लोगों का CV आ गया, बट अभी रिक्वायरमेंट हमें 10 लोगों की ही है, तो बाकी के जो 40 लोगों का CV है डेटाबेस हम मेंटेन करेंगे फ्यूचर के लिए। दिस इज कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इमेज। हमें रेफ्रिजरेटर की इमेज गिवन है, तो आपको देखो इसमें दिया क्या है वो आपको बताना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सीधा सीधा दिया है डिजिटल इन्वर्टर, 10 ईयर वारंटी, इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो ना तो इसमें ब्रांड नेम दिया है कि कौन से ब्रांड का फ्रिज है, नहीं। ब्रांड मार्क भी नहीं है, ट्रेड मार्क भी नहीं है कहीं पे, ये बस एक लेबल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक लेबल है। ठीक है, एक लेबल है बस। Okay. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का कौन सा फैक्टर नहीं है? तो देखो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फैक्टर होता है। ठीक है, कि अगर आप डेट से पैसा रेज कर रहे हो तो उसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। कैश फ्लो पोजीशन भी आप चेक करते हो, कंट्रोल कंसिडरेशन भी चेक करोगे कि अगर इक्विटी इशू कर रहे हो तो कंट्रोल कम हो जाएगा। बट डाइवर्सिफिकेशन हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन का फैक्टर नहीं होता, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, for holding securities in an electronic form, the investor has to open a demat account with an organization called। सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए इन्वेस्टर को एक अकाउंट ओपन करना होता है, डीमैट अकाउंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी। ठीक है, ओके, देन इसके बाद डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ये पीछे हमने क्वेश्चन किया,
टास्क करेक्टली हो और कॉस्ट भी कम से कम आए, इज एफिशिएंसी। ठीक है, कॉस्ट की बात हो रही है, एफिशिएंसी। इसके बाद बचा द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का फंक्शन देखो क्या क्या है। दे इंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सोनेल, कि डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हैं या नहीं, वो इंश्योर करता है या टॉप लेवल? नहीं, ये तो मिडिल लेवल का काम होता है। दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल टू द वर्कर्स। नहीं, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ तो लोअर लेवल इंटरेक्ट करता है, ये भी नहीं है। दे कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। नो, डिपार्टमेंट्स के संग कोऑपरेट करने का काम मिडिल लेवल का है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम टॉप लेवल का होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। ठीक है, मैनेजमेंट करने का काम सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, सभी के लिए कॉमन है। ऑल इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है? जिसमें आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, लिक्विडिटी, बहुत ही क्विकली आप उसमें लिक्विडिटी बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है। दिया है द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन दिस मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। बिल्कुल यही एग्जांपल्स होते हैं। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शन्स एंटेल ह्यूज सम ऑफ मनी एज In this market, transactions entail huge sum of money as the instruments are quite expensive. ये भी सही है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स काफी बड़े बड़े अमाउंट्स की होती हैं। पार्टिसिपेशन इन दिस मार्केट इज बाय एंड लार्ज अंडरटेकन बाय इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंस कंपनीज। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट में वो ये सब होते हैं, आरबीआई, फाइनेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये भी सही है। इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। नो, दिस इज इनकरेक्ट। मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। ठीक है, बस। ओके, तो हो गया, डन है, डन डन डन। ठीक है, खुश खुश हो जाओ सब। ठीक है, सो हम लोगों ने टोटल 100 एमसीक्यूज कर दिए भाई, बैठे ही बैठे हैं 100 एमसीक्यूज। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे 2023-24 में जितने भी एमसीक्यूज बने थे बोर्ड्स में, वो सारे कर लिए, वो सारे कर लिए। ठीक है, सो इससे आपकी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, किसी पॉइंट में आपको स्पेसिफिकली अगर नई चीजें समझ में आई हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2024-25 के, वो भी हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो और आपके पास 100 एमसीक्यूज और आ जाएंगे। बाकी अगर किसी और पर्टिकुलर चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो पढ़ के, तो कमेंट में बताना, लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।